तो दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ना शुरू कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म देना शुरू किया है कि अकेले इसी चोट से पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो सकता है। जी हां, भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ 1960 में किया सिंधु जल समझौता कैंसिल कर दिया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को भारत की 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी मिलना बंद हो सकता है। आपको बता दें, पाकिस्तान को खेती और पीने के लिए 80% पानी इन्हीं 3 नदियों से मिलता है। अलावा भारत सरकार ने अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिए हैं। सार्क देशों के अंडर पाकिस्तानियों को मिलने वाला वीजा बंद हो गया है। साथ ही कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक कदम उठाए हैं जिससे पाकिस्तान को बहुत दर्द होने वाला है। इस दर्द पर तो हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उन जाहिलों की बात कर लेते हैं जिनके पेट में अलग ही दर्द उठ रहा है। दोस्तों, जब से पहलगाम में इस्लामिक जिहादियों की तरफ से हिंदू टूरिस्टों को मारा गया है, तब से जाहिलों की फौज में अलग ही पेट दर्द शुरू हो गया है। इन्हें इस बात का अफसोस नहीं है कि जिहादियों ने धर्म पूछकर बेगुनाह हिंदू टूरिस्टों की हत्या कर दी। इनका दर्द ये है कि पहलगाम वाले हादसे के बाद मुसलमानों को बदनाम न किया जाए। मतलब कैसे हैं ये लोग यार? इन्हें इस बात का अफसोस या दुख नहीं है कि 2 दर्जन निहत्थे हिंदुओं के सिर में गोली मारकर उनकी जान ले ली गई है। मगर इन्हें इस बात का बड़ा बुरा लग रहा है कि कुछ लोग इस हमले के बाद एक खास कौम को गाली न दे। और तो और, रॉबर्ट वाड्रा ने तो बेलगाम में हिंदू टूरिस्ट की हत्या को भारत में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म से भी जोड़ दिया। आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? समझ में नहीं आ रहा कि इस पर रिएक्ट भी क्या करें। इस बात पर तो मैं बाद में आऊंगा कि इस देश में किस पर जुल्म हो रहा है, किस पर नहीं हो रहा है। पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इतने लोगों की मौत पर आप ये कहते हैं कि ये लोग तो इसलिए मारे गए क्योंकि देश में ये सब हो रहा है, इससे ये लगता है कि आप इतने लोगों की मौत को, उनके कत्लेआम को जस्टिफाई कर रहे हो। क्या पति को मार दिया? मुझे मार दो ना, मुझे मार दिया। और किस माइनॉरिटी पर जुल्म की बात कर रहे हैं आप? ज्यादा पीछे क्यों जा रहे हो? अभी कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? वहां किन लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा? किसके डर से घर छोड़ना पड़ा? क्या यह बताने की जरूरत है? किसके डर में होने की बात आप लोग कर रहे हो भाई साहब? इसी देश में कमलेश तिवारी की हत्या कर दी जाती है। इसी देश में कन्हैया लाल टेलर की हत्या कर दी जाती है। और फिर आप कहते हैं कि फला लोग डरे हुए हैं। This government will try and show that you know about talk about Hindutva and you know the minorities feel uncomfortable and you know the feel trouble। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक इस देश की पॉलिटिक्स इस तरह की बातें करके एक सेक्शन के कट्टरवाद पर पर्दा डालती रहेगी, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आपको याद होगा 2021 में जब कश्मीर फाइल्स फिल्म आई, तब भी एक सेक्शन ने चिल्ला चिल्लाकर उस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बताना शुरू कर दिया था। तब भी इन्हें इस बात की फिक्र थी कि फिल्म में एक खास कौम के एक भी आदमी का पॉजिटिव कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाया गया। मतलब, इन्हें फिल्म में दिखाए हिंदू पंडितों के कत्ल को देखकर रोना नहीं आया। इन्हें फिल्म में दिखाए हिंदुओं के पलायन को देखकर तरस नहीं आया। इन्हें फिल्म में दिखाई जिहादियों की जातियों को देखकर गुस्सा भी नहीं आया। लेकिन इन्हें इस बात पर बड़ा गुस्सा आया कि जिस सेक्शन के लोगों ने हिंदू पंडितों को कश्मीरी पंडितों पर इतने जुल्म किए, उस सेक्शन का एक भी आदमी पॉजिटिव लाइट में क्यों नहीं दिखाया गया। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि पहलगाम जैसी वारदातों को अंजाम देने वाला जिहादी तो ऐसी हर वारदात को मजहब के नाम पर ही अंजाम दे रहा होता है, लेकिन उन्हीं को बेचारा बताने वाले ये साबित करने पर तुले होते हैं कि नहीं नहीं, उस बेचारे ने ये मजहब के नाम पे नहीं किया है। पहलगाम में जिन औरतों ने अपने पति खोए, वो तक बेचारी ये बता रही है कि पहले उनके पति से उनका मजहब पूछा गया, उनके कपड़े उतरवाए गए और जब उन्हें पता चल गया कि वो हिंदू है, तब गोली मार दी गई। लेकिन इन्हीं जिहादियों को कवर फायरिंग देने वाले अब भी ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इतनी भीड़ में कोई पहले उनका धर्म पूछे, बाद में उन्हें गोली मारे। मतलब जिसके पति को मारा गया है वो औरत झूठ बोल रही है,
और दिल्ली में अपने घर में ऐसी रूम में बड़ी बिंदी लगाकर बैठी दीदी ये जानती है कि ऐसा नहीं हुआ था। कम ऑन यार। और ये कोई पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। हर जिहादी हमले के बाद यही होता है। इधर वो मजहब के नाम पर हमला करके निर्दोष हिंदुओं का कत्ल करते हैं, और उधर उनके नाम की माला जपने वाले इनके चहेते उन्हें बेचारा बताने में लगे रहते हैं। 2411 के टाइम भी यही हुआ था। वो तो अजमल आमिर खान साहब पकड़ा गया था, वरना तो अजीज भरनी और दिग्विजय सिंह जैसू ने ये साबित ही कर दिया था कि ये हमला संघ की साजिश है। लालू जी के टाइम भी यही साबित करने की कोशिश की गई थी कि गोधरा की ट्रेन में बाहर से किसी ने आग नहीं लगाई, वो तो आग एक्सीडेंट की वजह से लगी थी अंदर ही। इसी तरह दाऊद ने जब मुंबई में धमाके करवाए थे तो उस वक्त के मुख्यमंत्री ने जानबूझकर ये झूठ बोला था कि एक धमाका मुस्लिम इलाके में भी हुआ था, ताकि ये साबित किया जा सके कि उन धमाकों में किसी एक सेक्शन को टारगेट नहीं किया गया। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद ये खुलासा उन्हीं की किताब में किया गया। अब आप सोचिए, जिस देश में ऐसी गंदी पॉलिटिक्स हो, उस देश को किसी और दुश्मन की क्या जरूरत है दोस्तों। पहलगाम वाले मामले में भी ये लोग क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। अब ये लोग ये साबित करने में लगे हैं कि देखो, इस हमले में तो पाकिस्तान का हाथ है, लोकल आतंकी थोड़े शामिल है। मतलब खुफिया एजेंसी वाले खुद ये बोल रहे हैं कि हमले में 6 टेररिस्ट थे, जिसमें 3-4 पाकिस्तान के हो सकते हैं और 1-2 लोकल थे। लेकिन इन लोगों को अपने घर में बैठकर ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं नहीं, लोकल आदमी तो बिल्कुल नहीं था। बोला, आपको लगता है कि बिना लोकल आदमी की मिली भगत के सरहद पार से आतंकी आ जाते हैं? उन्हें यहां छिपने की जगह भी मिल जाती है, उन्हें खाने को खाना भी मिल जाता है। वो हमला करने से पहले 3-4 बार रेकी भी कर लेते और हमला करके फौरन भाग भी जाते हैं। अगर ये सब इतना ही सिंपल होता तो पूरे भारत में हर जगह हर दिन ऐसे हमले ना हो रहे होते। लेकिन नहीं, ये लोग ये भी नहीं सोचेंगे। इनकी चिंता ये है कि अगर इस बात को हवा मिल गई कि नहीं नहीं, इस हमले में तो लोकल लोग भी शामिल थे, तो कश्मीरियों की इमेज खराब ना हो जाए। मैं फिर से कहूंगा, इन लोगों को अब भी हमले में मरने वालों को कोई अफसोस नहीं है। ये लोग अब भी लोकल लोगों की इमेज की परवाह कर रहे हैं। इन्हें इस बात की चिंता है कि उनका कारोबार बंद हो जाएगा। मतलब हद है बेशर्मी की। मतलब एक औरत की शादी सिर्फ 5 दिन पहले हुई थी और वो 5 दिन में ही विधवा हो गई। तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। एक आदमी परिवार के मना करने के बावजूद पूरा परिवार लेकर कर्नाटक से कश्मीर घूमने आया था। वो आदमी आतंकियों के हाथों अपने परिवार के सामने मारा गया। इन्हें उसका भी दुख नहीं है। इन्हें चिंता है कि कश्मीरियों की इमेज ना खराब हो, उनके धंधे ना खराब हो। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि इस हमले के बाद कश्मीर में काम धंधों पर फर्क पड़ेगा। लोग वहां कम जाएंगे, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर जाएंगे। इससे वो कश्मीरी भी सफर करेगा जिसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यह भी सच है कि इसी कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था और 36 सालों बाद भी आज भी कश्मीरी पंडित अपने घर में वापस नहीं आ पाए। मैं आपसे पूछता हूं, क्यों नहीं आ पाए? अगर पंडित उस वक्त अपने घरों से भगाए गए तो क्या तब इन लोगों का रोल नहीं था? क्या लोकल लोगों का? इस बात का कौन जवाब देगा कि इसी कश्मीर में फिलिस्तीनियों को उनके घर से बेदखल करने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर आ जा रहे हैं, लेकिन इसी कश्मीर में पंडितों को दोबारा बसाने के लिए कितने लोग सड़कों पर आए? कितने लोगों ने कैंडल मार्च किया? अगर कोई हो तो मेरे को बताओ कमेंट करके। मतलब श्रीनगर से हजारों किलोमीटर दूर इन लोगों को अपने दीन से जुड़े फिलिस्तीनी भाइयों के घर उजड़ने की परवाह तो है, लेकिन कश्मीरी भाइयों की परवाह नहीं है। वो पंडित जो इस कश्मीर के असली वारिस हैं, इसके मूल निवासी हैं। और फिर आप कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को मजहब से ना जोड़ा जाए। वेरी गुड। इसी कश्मीर में बुरहान वाणी जैसा आतंकी मारा जाता है तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन इसी कश्मीर में जब जिहादी किसी कश्मीरी पंचायत सदस्य को किसी पुलिस वाले को मार देते हैं तो कितने लोग सड़क पर आते हैं भैया? ये जरा बताना। और किसी भी स्टेट में अगर आतंकी के जनाजे पर जो लाइनें लग जाती हैं और पुलिस वाले की मौत पर 50 लोग भी इकट्ठा नहीं होते, तो उस सोसाइटी की सोच की जड़ में क्या है, ये बताने की जरूरत है क्या? आप बताओ। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है दोस्तों
कि लोग कहते हैं कि आज तो कश्मीर में कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, थिएटर खुल रहे हैं, लाल चौक पर रोशनी हो गई है, देखो सब कुछ कितना अच्छा है। मैं पूछता हूं ये कैसी खुशी है? टूरिस्ट इसलिए आ रहे हैं और उन्हें इसलिए वेलकम किया जा रहा है क्योंकि वो अपने साथ पैसा लाते हैं। कश्मीर को हर साल 8,000 करोड़ से ज्यादा इन टूरिस्टों से मिलता है। अगर हालात इतने ही वेलकम करने वाले होते तो क्यों इसी कश्मीर में यूपी बिहार से आए मजदूर मार दिए जाते हैं? क्यों अब भी पंडितों और सिखों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता है? इसका मतलब साफ है कि टूरिस्ट आए, यहां पैसा खर्च करें तो उसका वेलकम है, स्वागत है। उसे देखकर हम मुस्कुरा भी देंगे। लेकिन अगर उन्होंने यहां बसने की सोची या यहां से अपना रोजगार चलाने की सोची तो फिर जिहादी उनको बख्शेंगे नहीं। क्या ये कश्मीरियत है? कुछ गलत कह रहा हूं तो प्लीज बताइएगा। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो साफ कहूंगा कि जब तक आखिरी कश्मीरी पंडित कश्मीर में अपने घर में बसा नहीं दिया जाता, तब तक वहां घूमने जाना, अपना पैसा वहां पर जाकर खर्च करना उन कश्मीरी पंडितों का अपमान है। आपकी चाहे कोई भी सोच हो, मुझे पर्सनली यह अपमान लगता है। इसे आप ऐसे ही समझिए जैसे अगर किसी एक आदमी ने आप ही के भाई से उसका घर छीन लिया तो आप पहले अपने भाई को अपना घर दिलाएंगे या उस आदमी की दुकान से सामान खरीदेंगे। लेकिन आप अपने भाई को बेसहारा छोड़कर उसकी दुकान से सामान खरीदते जाते हैं तो ये आपके भाई का अपमान हुआ। बताइए। मैं फिर से इस बात को अंडरलाइन कर दूं कि हमारी नजर में सब बराबर हैं। धर्म के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं तो आपको बराबर मानूं, लेकिन आप मुझे और मेरे भाई को नीची निगाहों से देखें। पर अफसोस इसी बात का है कि हम में से कुछ लोग इतने बेगैरत हैं कि हमें अपने भाइयों की भी परवाह नहीं रही। अब सवाल यह है कि भारत सरकार इस हमले के बाद क्या कदम उठाएगी। देखिए, कुछ कदम तो भारत सरकार ने ऑलरेडी उठा लिए जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। लेकिन एक बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि छोटे मोटे कदमों से कुछ होने वाला नहीं है। यहां 4 एनकाउंटर हो गए, वहां एलओसी पर फायरिंग हो गई। ये सब इतने सालों से हम कर ही रहे हैं। मगर क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आया? नहीं आया। हम संसद पर हमले पर चुप बैठ जाते हैं तो वो कुछ साल बाद 2B6 सियारा का हमला कर देता है। 2D6 सियारा पर चुप बैठ जाते हैं। पुलवामा हो जाता है, हम पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। तो पहलगांव में बेगुनाह टूरिस्टों को वो मार देता है। और आपको क्या लगता है ये हिंदुओं पर हुआ एक आखिरी हमला होगा? बताइए। सच तो ये है कि अगर पाकिस्तान हमसे आधी भी ताकत रखता ना दोस्तों, तो हम पर अब तक कई हमले कर चुका होता। जिस दिन उसे लगा कि वो भारत को हरा देगा, वो भारत के खिलाफ पूर्ण युद्ध छेड़ देगा। उसे लगता है कि सीधे युद्ध में वो हमें हरा नहीं सकता, तो इस तरह के प्रॉक्सी वॉर के जरिए वो सालों से हमें चोट पहुंचा रहा है। अब एक सवाल भारत सरकार को मोदी जी को खुद से पूछना पड़ेगा कि ये सब और कितने सालों तक चलेगा? क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है या नहीं है? और इसका एक ही परमानेंट इलाज है जिसका जिक्र पूरे देशवासी हमने भी अपने पिछले वीडियो में किया था। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो 7 पुस्तक तक भूल जाए किसी को मारना, भले ही अंजाम कुछ भी हो। लेकिन इस बार पाकिस्तान को ऐसी चोट पहुंचाई जाए कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। क्या वजह है कि इजराइल लगातार हमास पर हमले करता रहता है? क्योंकि इजराइल को अच्छे से पता है कि अगर हमने इन लोगों को जरा भी स्पेस दिया तो ये फिर हम पर हमला करेंगे। इसलिए इससे पहले कि ये अगले हमले के लिए तैयार हो, इन्हें निस्तेनाबूद कर दो। जब तक आतंकवाद को खत्म करने में हम भी इजराइल जैसी विल पावर नहीं दिखाएंगे, पहलगाम जैसे हादसे होते रहेंगे। मोदी जी से पूरे देश की यही रिक्वेस्ट है कि इस बार इस इस्लामिक जिहाद का परमानेंट इलाज करिए। हम और बेगुनाह हिंदुओं को मरता नहीं देख सकते। बाकी आपको अगर मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भवानी।